नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नॉलेज विला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं फिर से 24 मई 2023 का दैनिक करंट अफेयर्स। और इसमें दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आप लोग देखेंगे। हम आपको कुछ जानकारी अपने पीएससी तथा फॉरेस्ट, इसके अलावा एसएससी से रिलेटेड बैचों के बारे में बताना चाहेंगे। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखिए। यहाँ पर जो है दोस्तों हमारे ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं, और जो आप जितने लोग भी यहाँ आसपास के एरिया से संबंधित हैं तो वो हमारे ऑफलाइन बैचेस के बारे में सेंटर में आकर के जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा उनको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और देखिए, ये अभी हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास बाई मनीष सर के द्वारा अपलोड की गई है। लाइव क्लास ली गई है दोस्तों। डेली जो है शाम को 6 बजे यह क्लास लाइव ली जाती है। और इसके अलावा प्रदीप सर के द्वारा दोस्तों प्राचीन भारत की क्लास ली जाती है, उनको जरूर आप देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। और दोस्तों इसके अलावा जो करंट अफेयर आपको दिया जा रहा है उसका पूरा नोट्स तैयार करना है आपको, और वही आपको आगे चल करके हेल्प करने वाला है। अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जो पीएससी में भी आने वाले क्वेश्चन है वो करंट अफेयर पढ़ने से कैसे उन पर लाभ होता है, आप देख सकते हैं। तो देखिए मित्रों, पहला हमारा प्रश्न है, आज का हमने पहला प्रश्न लिया है। यहां पर देखिए, हाल ही में केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। देखिए दोस्तों, आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और इसके अलावा पत्तन पोत परिवहन मंत्री भी हैं, जल मार्ग मंत्री भी हैं। तो यह आपको याद रखना है। इन्होंने दोस्तों पंचकर्म संकल्प की घोषणा की है। अब यहां पर आपको बहुत अच्छी तरह से समझने को मिलेगा कि पंचकर्म संकल्प आखिर क्या है, जिसको आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अभी हाल ही में इसकी घोषणा की है। ये आप लोग यहां पर समझेंगे। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, ये भी आपको समझने को मिलेगा। इसका आखिर उद्देश्य क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसका उद्देश्य जो है हरित नौवहन। देखिए दोस्तों, जितना हमारे देश में नौवहन होता है, इसके अलावा समुद्र में जितने भी शिप वगैरह चलती हैं, तो उनको क्या करना है? हरित हरित यानी कि ऐसी तकनीक से उनको चलाना है कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन का इमिशन ना हो, मतलब कम से कम कार्बन का इमिशन हो। और इसके अलावा दोस्तों बंदरगाहों के डिजिटलीकरण को भी बढ़ावा देना है, यानी कि स्मार्ट पोर्ट का निर्माण करना है। यह इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य पंचकर्म संकल्प। अब दोस्तों यहाँ पर पंच का मतलब 5 होता है, तो यहाँ पर मित्रों 5 घोषणाएं की गई हैं। देखिए, पंचकर्म संकल्प में कितनी अनाउंसमेंट की गई है सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा? तो यहाँ पर 5 घोषणाएं की गई हैं। देखिए, ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा देना दोस्तों, पहली इनकी अनाउंसमेंट क्या है? ग्रीन शिपिंग को, जितने भी दोस्तों शिपिंग होती है, सामान भेजा जाता है ना, जितने भी बंदरगाहों में जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनको क्या करना है? ग्रीन करना है, यानी कि इको फ्रेंडली करना है, पर्यावरण मित्र बनाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्बन इमिशन ना हो। मतलब ओवरऑल कार्बन का इमिशन ही हमें कम करना है। देखिए, ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम चलाना, मतलब कार्बन का उत्सर्जन इससे क्या होगा? कम होगा। और तीसरी घोषणा की गई, पोर्ट को ग्रीन हाइड्रोजन हब्स के द्वारा यहां पर बनाना, यानी कि हमारे देश में जितने भी पोर्ट हैं उनको ग्रीन हाइड्रोजन हब के द्वारा निर्मित करना। इनमें शामिल है आपके पारादीप हो गया, जैसे आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गया। इन पोर्ट को इस तरह से डेवलप किया जाना है। नदी व समुद्र यात्रा को आसान बनाना। अभी दोस्तों जो नदी और समुद्र की यात्रा है, इसमें बहुत सारी समस्याएं जाती हैं, तो इनको आसान बनाना है। और इसके अलावा दोस्तों स्मार्ट पोर्ट बनाना है। क्या बनाना है? स्मार्ट पोर्ट बनाना है। ये दोस्तों पंचकर्म संकल्प के तहत यहाँ पर 5 घोषणाएं, 5 अनाउंसमेंट की गई हैं। यह आपको याद रखना है। और किसने किया है दोस्तों? आयुष मंत्री वर्तमान में कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। तो यह बात आपको याद रखनी है। अब देखिए दोस्तों, आयुष मंत्री का नाम आया, तो अब हम आयुष के बारे में भी आपको बताएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर देखना है अपन को। हाँ, पंचकर्म संकल्प का लक्ष्य देखिए यहाँ पर क्या है। पंचकर्म संकल्प में इतनी जो 5 घोषणाएं की गई हैं, आखिर ये क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं? तो 2030 तक भारत ग्रीन शिप में ग्लोबल हब बनेगा, मतलब दुनिया में एक हब बन जाएगा दोस्तों ग्रीन शिप के मामले में। क्लियर? तो यह बात आपको याद रखना है। 2030 तक के लिए यह लक्ष्य रखा गया है। अब देखिए आयुष। अब आयुष आप लोग जानते हैं इस तरह से, यहां पर आयुष का अगर हम देखें इसका पूरा नाम, अब आप लोग यदि पीएससी की तैयारी करते हैं तो जो आपने 21 मई 2023 को प्री एग्जाम दिया है, तो आपको पता है कि आयुष का पूरा नाम पूछा गया है। क्लियर? देखिए, आयुष का पूरा नाम क्या है दोस्तों? आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथ। क्लियर? तो ये क्या है दोस्तों? आयुष का पूरा नाम है। यही आपसे फुल फॉर्म ही पूछ लिया गया था आयुष का।
तो दोस्तों इस तरह से यदि आप डेली करंट अफेयर तैयार करेंगे, नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे, तो ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं होगा जो कि सब्जेक्ट के अलावा कहीं से भी पूछ ले तो आपसे बनेगा नहीं। अब इसको आप ये कहेंगे कि ये करंट अफेयर का प्रश्न नहीं है, तो देखिए दोस्तों करंट अफेयर तो हम पढ़ ही रहे हैं, साथ में ऐसे फैक्ट हमें शामिल करने हैं, ऐसे प्रश्नों को भी हमें शामिल करना है ताकि हम अपने बहुत अनेकों डायमेंशन में अपनी तैयारी कर सकें, अनेकों दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ाई अपनी कर सकें। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का हाल ही में शुभारंभ कहां पर दोस्तों किया गया था 2022 में? गति शक्ति कार्गो, कार्गो टर्मिनल का मतलब होता है दोस्तों माल ढोने के लिए, कार्गो का मतलब होता है, कई आपने जहाजों में कार्गो लिखा देखा होगा, इसका मतलब वो सामान ले जाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का दोस्तों शुरुआत आसनसोल मंडल में की गई थी। रेलवे का एक मंडल है पश्चिम बंगाल में दोस्तों, रेलवे का मंडल है, क्लियर, कौन सा? आसनसोल मंडल। तो यह आपको याद रखना है। गति शक्ति पोर्टल, अब देखिए दोस्तों गति शक्ति कार्गो टर्मिनल है, तो इसका शुरुआत कहां पर किया गया? आसनसोल मंडल में, पश्चिम बंगाल में। अगर आपसे पोर्टल पूछ लिया जाए गति शक्ति के नाम से, गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है मित्रों? गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला, क्लियर। और इसका उद्देश्य क्या है गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने का? कि इंटरनेट सेवा में तेजी लाना, इंटरनेट सुविधा में तेजी लाना और इंटरनेट की फास्ट सुविधा लोगों को प्रदान करना, यह इसका क्या है? उद्देश्य है गति शक्ति पोर्टल का, याद रहेगा। पीएम गति शक्ति योजना, अब देखिए यहां पर तीन चीजें लगभग मिलती जुलती हैं, तो आपको तीनों में अंतर स्पष्ट जरूर कर लेना है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है दोस्तों, एक 2023 में चली। इसका उद्देश्य रोजगार के अवसर, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजन करना, इसका मुख्य उद्देश्य है गति शक्ति, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 2023 का। तो यह बात भी आपको यहाँ पर इतनी सारी बातें याद रखना है। आयुष जो अभी हाल ही में पीएससी में पूछा गया था, ये आपको फिर से तैयार करके रखना है, किसी अदर एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। आयुष का आयुर्वेद से स्टार्ट होगा इसका, क्लियर, आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, इतना याद रखेंगे तो बाकी का आपको ऑप्शन में दिख ही जाएगा, क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न के बारे में। क्वेश्चन नंबर दूसरा है मित्रों हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में 22 मई को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। अब आप में से कोई ही ऐसा बिरला व्यक्ति होगा जो महाराणा प्रताप के बारे में नहीं जानता होगा, जो कि चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो या एक आप आम जनता हैं या एक आप नॉर्मल से व्यक्ति हैं, आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी भी है ना, तो भी आप जानते होंगे महाराणा प्रताप, इनकी बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी वीर गाथाएं आप लोगों ने सुनी होंगी। इनके हाल ही में 22 मई को जयंती मनाई गई थी, क्लियर। इनका जन्म कब हुआ था? आपसे नॉर्मल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस क्वेश्चन को इस तरह से डिजाइन हमने खुद ही यहाँ पर इस तरह से किया है क्योंकि ये दिवस की बात होती है, जो भी महान व्यक्ति महान इतिहास में रहे हमारे देश में। 1540 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था, 1540 ईस्वी में, 1540 एडी में इनका जन्म हुआ था, क्लियर। अब देखिए यहां पर ये अकबर के साथ साथ इनके बहुत सारे संघर्ष हुए हैं। जो अकबर है मित्रों, अकबर इनसे 2 साल क्या थे? छोटे थे। 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। ये आप डेट जो है चेक भी कर सकते हैं, क्लियर। तो अकबर का जन्म 1542 में, 1540 में ये जन्मे थे मित्रों। अच्छा, महाराणा प्रताप जो हैं, ये इनका वंश कौन था? राजपूताना थे दोस्तों। सिसोदिया वंश इनकी एक शाखा है राजपूतों की, सिसोदिया वंश के एक शासक हुआ करते थे, क्लियर। और इनके पिता जो हैं दोस्तों उदय सिंह द्वितीय कहलाते हैं। उदय सिंह द्वितीय दोस्तों इनके पिता का नाम है। और 1576 में जो इन्होंने मित्रों यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, ये आपको याद रखना है। इनका हल्दी घाटी का युद्ध याद रखना ही क्या है, ये तो आपको बता, डेट याद रखना। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और बाबर के बीच में, अकबर और इनके महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था मित्रों। तो यह बात आपको याद रखनी है, हल्दी घाटी का युद्ध, क्लियर। 1597 में मित्रों हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात भी इन्होंने यहाँ पर हार नहीं मानी थी, ये बात उल्लेखनीय है। महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी थी। इनका जो आप इनके इक्विपमेंट देखेंगे ना, जो भी इनके हथियार वगैरह हुआ करते थे, तो आप लोग इनके बारे में देख करके दंग रह जाएंगे। वो आखिर इतिहास की बातें हैं, वो चीजें आप लोगों ने जब आधुनिक भारत पढ़ा, मेडाइवल इंडिया पढ़ा होगा तो आपको पता ही है, क्लियर। हम उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। 1597 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 29 जनवरी 1597 में इनकी मृत्यु हो गई थी। एक्चुअल में दोस्तों कई जगह आपको बुक्स में मिल सकता है कि ये शिकार करने गए थे और शिकार करते हुए घायल हो गए थे बहुत ही ज्यादा, और इनकी अंततः मृत्यु हो गई थी। यह बात यहाँ पर है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर इनके जन्म का जो डेट है, यहाँ पर 2 डेटें चल रही हैं। एक तो है दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि 9 मई 1540 में इनका जन्म हुआ था, 9 मई के दिन, और
22 मई को अभी अभी हमने जस्ट आपको बताया। तो देखिए मित्रों, जो 1540 में हिंदू कैलेंडर के अनुसार इनका 22 मई को जन्म हुआ था। हिंदू कैलेंडर के अनुसार देखा जाए तो 22 मई के दिन ही इनका जन्म हुआ था। और अगर अंग्रेजी कैलेंडर में हम फॉलो करें, इसको फॉलो करें, तो 9 मई को इनका जन्म हुआ था। तो सर्वमान्य जो है वो आपका 22 मई है, इसलिए 22 मई को क्या आपके महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। तो मित्रों, इतनी बात आपको इनके बारे में यहां पर याद रखना है। चलिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर तीसरा है 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। अब देखिए यहां पर लिखा है भारत। पहली बात तो समझना है क्वाड की अभी हाल ही में मीटिंग कहां पर हुई है, भारत 2024 में करेगा। तो क्वाड की अध्यक्षता करना है भारत को। क्वाड आखिर है क्या, तो देखिए QUAD क्वाड। अब देखिए दोस्तों, क्वाड जो है एक संगठन है मित्रों, 4 देशों का एक संगठन है। कितने देश इसमें शामिल हैं, 4 देश इसमें शामिल है मित्रों, याद रखना है। इसमें भारत है क्वाड में, USA है आपका, ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है, और इसके अलावा मित्रों जापान इसमें शामिल है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, USA यानी कि अमेरिका, इसमें 4 देश मित्रों शामिल हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, यह 4 देशों का मित्रों एक संगठन है, क्वाड इसको कहते हैं। हाल ही में आपको पता है G7 की मीटिंग कहां पर हुई है, जापान के हिरोशिमा में हुई, है जापान के G7 की बैठक। और इसी के साथ साथ में दोस्तों यहां पर प्रधानमंत्री ने पार्टिसिपेट किया था, आपको पता है ना। 19 मई से 21 मई तक इसकी बैठक यहां पर आयोजित की गई थी, और इसी में यहां पर क्वाड की मीटिंग भी हो गई थी। क्लियर। तो इस बार जो 2023 में मेजबानी करने वाला देश है क्वाड का, वो जापान है। 2024 में इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, 2023 में जापान में आयोजित हुआ, ये हमने जस्ट अभी आपको यहां पर बताया है। क्लियर। देश इसमें कितने हैं, 4, हमने 4 देशों के नाम यहां पर बताए। स्थापना इसकी कब हुई थी, अब स्थापना के बारे में समझना है दोस्तों। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री है जिनकी 2022 में मृत्यु हुई थी गोली लगने के कारण, उनका नाम है शिंजो आबे। दोस्तों सर्वप्रथम क्वाड का जो विचार है ये 2007 में शिंजो आबे ने रखा था। 2007 में शिंजो आबे ने यह विचार सबसे पहले रखा था, और ठीक तरह से इसका गठन है 2017 में क्वाड पूरी तरह से 4 देशों के साथ में बन गया था। तो क्वाड का निर्माण जो है ठीक तरह से 2017 में किया गया, और सर्वप्रथम इसका विचार 2007 में किसके द्वारा रखा गया मित्रों, शिंजो आबे, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। क्लियर। तो प्रधानमंत्री रहे हैं। क्लियर। इनकी मृत्यु हो चुकी है 2022 में गोली लगने के कारण, इनका निपटारा हो गया। क्लियर। अब देखिए, अब यहां पर थोड़ा सा हमें और बताना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर अगला आ गया है ना। चौथा प्रश्न है आपका, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन कहां किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन, अब देखिए दोस्तों WHO की भूमिका यहां पर रहेगी। क्लियर। विश्व स्वास्थ्य, दुनिया के लिए एक स्वास्थ्य का सम्मेलन किया जा रहा है, और वो कहां पर, तो जिनेवा में किया जा रहा है। इसका कोई भी व्यक्ति इसका सही आंसर लगा सकता है यदि ऑप्शन दिख जाए, क्योंकि दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है दोस्तों, है ना, सम्मेलन इसका है, यह एक WHO की क्या है, WHO की क्या है, यह एक निर्णायक संस्था है। WHO की विश्व स्वास्थ्य सभा जो है मित्रों, WHO की एक निर्णायक संस्था है, यह बात आपको याद रखना है। और इसका मुख्यालय, जब WHO का मुख्यालय ही कहां पर है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। जिनेवा में है मित्रों, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, यह बात आपको यहां पर याद रखनी है। WHO के इसमें सदस्य शामिल हैं दोस्तों, WHO के इसमें सदस्य कंट्री ही शामिल हैं। कितने सदस्य हैं, 194 देश इसमें लगभग सदस्य हैं मित्रों, यह बात आपको याद रखनी है। इस सम्मेलन में 194 देशों ने भाग लिया। WHO की स्थापना के बारे में बताएं दोस्तों, तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और पिछले साल के PSC में यही पूछ लिया गया था कि WHO की स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, यह बात भी आपको याद रखनी है। WHO का भारतीय मुख्यालय कहां पर है, WHO का भारत में मुख्यालय अगर देखा जाए, वैसे तो WHO का मुख्यालय हमने कहां पर बताया, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, लेकिन भारतीय मुख्यालय अगर दोस्तों पूछा जाए आपसे, तो आपको बताना है WHO का भारतीय मुख्यालय दिल्ली में है।
क्लियर? तो इतनी बातें आपको WHO से संबंधित याद रखनी है। अब WHO के बारे में आपने इतनी बातें समझ ली, अब कुछ संगठन और हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेना है कि इनकी स्थापना कब हुई थी, क्योंकि संगठन से भी क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर? देखिए पहला है यहाँ पर FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। मित्रों क्या है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन? इसका मुख्यालय कहां पर है? रोम में। रोम कहां पर है दोस्तों? इटली की राजधानी है। इटली की राजधानी है दोस्तों, भूमध्य सागर के पास में यह देश पड़ता है। ये बात आपको याद रखनी है। ये तो अभी हाल में पीएससी में भी पूछा गया था, पीएससी में 2021 में 2023 में पूछा गया कि FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो यह आपका कहां पर है? इटली के रोम में है। कई लोगों ने इसका उत्तर जो है तो कहां पर लगा दिया? जिनेवा लगा दिया, जो कि गलत हो गया। क्लियर? तो ये बात आपको याद रखना है। यूनिसेफ का पिछले साल पूछा गया था, यूनिसेफ का मुख्यालय, यूनिसेफ का पिछले साल के पीएससी में पूछा गया था, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यह बात भी आपको याद रखना है। अच्छा, रेड क्रॉस जो आपका मनाया जाता है, रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है मित्रों? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा में है, यह बात आपको याद रखनी है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर है मित्रों? जिनेवा में है। नाटो, नाटो का मतलब क्या है दोस्तों? NATO, नाटो। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, अमेरिका के द्वारा यूएसए के द्वारा बनाया गया यह एक संगठन है दोस्तों नाटो। वर्तमान में इसमें 31 कंट्री शामिल है नाटो में। नया देश जो शामिल हुआ है इसमें, नया देश जो शामिल है, नया देश इसमें कौन सा है? 31वां जिसको कहते हैं 31वां देश, वो उसका नाम क्या है? फिनलैंड है। फिनलैंड है दोस्तों। नया देश नाटो में शामिल होने वाला कौन सा बन गया है? फिनलैंड। बेचारा एक बात पर हमें थोड़ा सा हंसी आ रही है कि नाटो में शामिल होने के चक्कर में यूक्रेन इतना बुरी तरह से पिट गया है ना, इतना बुरी तरह से पिट गया यूक्रेन, USSR यानी कि रसिया के द्वारा इसको बहुत बुरी तरह से मारा गया। यूक्रेन युद्ध ही पूरी तरह से हो गया और शामिल कौन हो गया? फिनलैंड। तो वो तो बेचारा उसको शामिल ही नहीं नाटो ने किया। नाटो ने यह गारंटी दी थी कि आप जो है ना हमारे संगठन में शामिल हो जाइए। अमेरिका ने ही उसको चढ़ा दिया पेड़ पर, है ना, और नाटो में शामिल करके हम आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। बेचारा फालतू में जो आपका यूक्रेन था वो कुटपिट गया, कई सारे बम गोले खा लिए और लास्ट में ये अभी 31वां देश क्या बन गया? फिनलैंड इसमें शामिल होने वाला एक नया देश दोस्तों बन गया। तो ये आपको नॉर्डिक कंट्री है, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये आपको याद रखना है। क्लियर? तो हाँ, नाटो का मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स में है, यह बात आपको याद रखनी है। अच्छा, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO का मुख्यालय मित्रों कहां पर है? तो इसका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा में है। जिनेवा में है। अगर WTO को देखें तो 1995 से पहले मित्रों, 1995 से पहले अगर WTO को देखें तो इसको क्या कहा जाता था मित्रों? WTO को 1995 से पहले तो यहां पर GATT। क्लियर? ये इसका नाम हुआ करता था WTO का। अभी इसका नाम WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1995 के बाद इसकी स्थापना यहां पर ठीक तरह से हुई थी। क्लियर? अच्छा, IAEA, ये IAEA क्या कहलाता है दोस्तों? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। क्या है मित्रों? यह है, यहां पर थोड़ा सा हम इसको साफ कर लेंगे, यहां पर लिखने के लिए थोड़ा सा जगह निकाल लें। बाकी आप लोग क्या है ना, अच्छा, अगर आपने अभी तक यहां पर देखिए इसके बारे में नहीं सुना है मित्रों, अरे हाँ, ये है आपका क्या? IA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये जो है दोस्तों, ये दुनिया भर में जो परमाणु कार्यक्रम होते हैं उन पर नजर रखने वाली एक संस्था है IAEA। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहां पर है? वियना में है। वियना कहां पर है दोस्तों? ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया देश है, इसकी राजधानी क्या है मित्रों? वियना में। वियना। क्लियर? यूरोप महाद्वीप का ही एक देश है वियना। तो यह आपको ऑस्ट्रिया यूरोप महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी वियना है और इसका मुख्यालय IAEA का यह मुख्यालय। क्लियर? WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। ग्लैंड कहां पर पड़ता है मित्रों? स्विट्जरलैंड में, जैसे जिनेवा स्विट्जरलैंड में है ना।
तो यह भी कहां पर है, स्विट्जरलैंड में है। WWF IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है आपकी, IOC का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, लुसाने में है। यह बात आपको याद रखना है, लुसाने में है। और ओपेक, ओपेक आप जानते हैं दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, मतलब पेट्रोल का निर्यात करने वाले देशों का जो संगठन है, इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका भी वियना में है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। क्लियर। और यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन दोस्तों, यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन जो है, इसका मुख्यालय कहां पर है, जिनेवा में, जिनेवा में है। इसका मुख्यालय कहां पर है मित्रों, जिनेवा में है। तो इन सारे देशों के जो है आपको जितने भी संगठन है मित्रों, इन संगठनों के क्या है, आपको क्या याद रखना है, इनके मुख्यालय के नाम याद रखने हैं। ये हमेशा किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो जरूर आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए अपना अंतिम प्रश्न है मित्रों, पांचवा प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग। दोस्तों 2023 की विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक की रैंकिंग जो है, ज्वेलिन थ्रो की रैंकिंग आपकी आ गई है 2023 की। और इसमें पहला स्थान किस एथलीट को मिला है, पहला स्थान किस एथलीट को प्रदान किया गया है। तो आप समझ रहे हैं, नीरज चोपड़ा ऑप्शन में दिखेगा, आप तुरंत लगा देंगे नीरज चोपड़ा, ये भारत के हैं। भाला फेंक में तो इन्होंने बहुत ही अच्छी ख्याति अर्जित की है दोस्तों। जब से टोक्यो ओलंपिक में ये गोल्ड मेडल लेकर के आए, तब से भारत में भाला फेंक के मामले में ये क्या है, छा गए हैं, है ना। फेंक जहां तक भाला जाए तुम राणा की वंश जो है ना, इस तरह से बहुत सारे इनके नाम पर जो है शायरियां भी आए हैं ना, बहुत सारे इन पर गाने, इस तरह से चीजें चलने लगी हैं। तो ये टोक्यो ओलंपिक की देन है, एक तरह से कह सकते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में जैसे इन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया, गोल्ड मेडल जीत के लाए, तो ये तब से बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं। हालांकि इनका संघर्ष जो है बहुत लंबा रहा है, तो यह बात आपको याद रखनी है। तो पहली रैंकिंग जो है 2023 में, विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किसको, नीरज चोपड़ा को मिला है। द्वितीय स्थान दोस्तों एंडरसन पीटर्स को मिला है। ये ग्रेनाडा कंट्री के हैं, कैरेबियन समूह में है दोस्तों, द्वीपों में ग्रेनाडा एक छोटा सा देश। तो एंडरसन पीटर्स दूसरे स्थान पर आए हैं, नीरज चोपड़ा ये पहले स्थान पर है। अच्छा, नीरज चोपड़ा के बारे में हम आपको अगर बताएं तो ये कहां से है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं भारत में। और टोक्यो ओलंपिक जो दोस्तों 2020 का हुआ, देखिए दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 क्लियर 2020 का है, लेकिन याद रखना ये हुआ कब, 2022 में हुआ था। और यहां पर नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीत करके लाए थे। कितना फेंक दिया था यहां पर भाला, 87.58 मीटर, 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंका। किस दिन फेंका था, 7 अगस्त को फेंका था। इसलिए दोस्तों 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है, भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, डायमंड लीग जो है दोस्तों, ये अभी हाल ही में दोहा में आयोजित किया गया था। डायमंड लीग यानी कि दोहा डायमंड लीग भी इसको कहते हैं, 2023 में इसमें गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। किसने, नीरज चोपड़ा ने फिर से यहां पर गोल्ड मेडल। किसमें, दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता, गोल्ड मेडल। और यहां पर 88.67 मीटर, 88.67 मीटर जो है यहां पर ये भाला फेंक दिया था। ये बात याद रखनी है यहां पर, जबकि 87 दशमलव से। क्लियर। परम विशिष्ट सेवा मेडल, देखिए दोस्तों परम विशिष्ट सेवा मेडल 2023 में अगर देखा जाए मित्रों, 2023 में नीरज चोपड़ा को दिया गया है। अब आप में से अधिकांश लोग सोच रहे होंगे कि परम विशिष्ट सेवा मेडल क्या है दोस्तों, तो यह एक प्रकार से सैन्य पुरस्कार है जिसका गठन 1960 में किया गया था। सैन्य पुरस्कार है जिसका गठन 1960 में किया गया था। परम विशिष्ट सेवा मेडल 2023 में नीरज चोपड़ा को दिया गया। परम विशिष्ट सेवा मेडल 2022 में मनोज पांडे को दिया गया था। अभी हम आपको यहां पर बताएं मनोज पांडे कौन है दोस्तों, थल सेना के प्रमुख हैं। थल सेना प्रमुख है मनोज पांडे, थल सेना प्रमुख हैं। अगर हम आपसे बताएं वायुसेना प्रमुख कौन है, वायुसेना प्रमुख कौन है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए वायुसेना प्रमुख कौन है। क्लियर। तो मनोज पांडे कौन है मित्रों, ये थल सेना प्रमुख है। और आपको बताएं अभी पीएससी का जो आयोजित हुआ पेपर, इसमें पूछा गया था कि मनोज पांडे ये कौन है, मतलब थल सेना प्रमुख कौन है। तो मनोज पांडे ऑप्शन में दिख रहे थे, आपने सही लगाया होगा, इसका उत्तर है ना, तो मनोज पांडे है दोस्तों। इसी तरह से हमें छोटी छोटी चीजें जो है यहाँ पर कंफर्म करना है। अभी आपने देखिए 2 प्रश्न जो अभी पहले पूछे जा चुके हैं वो आ गए यहाँ पर। और ये तीसरा प्रश्न, आज की क्लास में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि 3 ऐसे प्रश्न डायरेक्ट आपके पीएससी में ही आए हैं। परम विशिष्ट सेवा मेडल 2022 में मनोज पांडे को दिया, थल सेना प्रमुख। छोटी सी बात पूछता है पीएससी, बताइए, है ना।
पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है दोस्तों। नीरज चोपड़ा को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है दोस्तों। चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत का पद्मश्री। पहला तो आपको भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री। क्लियर? तो यह बात आपको यहां पर याद रखनी है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 किसने जीता था? ये हमने एक दिन की करंट अफेयर में इस क्वेश्चन को ही पूरा रखा था। लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का जो है अवार्ड किसको दिया गया? लियोनेल मेसी को दिया गया दोस्तों। लियोनेल मेसी को दिया गया था। लियोनेल मेसी से भी पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर? तो यह बात आपको याद रखनी। कहां के हैं ये? अर्जेंटीना के हैं मित्रों। अर्जेंटीना से संबंधित है लियोनेल मेसी, तो ये आपको याद रखना है। लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का इन्हें पुरस्कार दिया गया, लियोनेल मेसी को। क्लियर? तो इतनी बातें मित्रों जो है आपको इसके बारे में याद रखना है। ये सारी बातें आपको नोट कर लेनी है अपनी ही कॉपी में और इनका डेली रिवीजन करना है दोस्तों। जितने भी हमारे अन्य वीडियो आते हैं, जो आपका किसी दिन का छूट जाता है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको लिखना जरूर है। भले ही 2 दिन बाद लिख रहे हैं, 3 दिन बाद लिख रहे हैं, लेकिन लिखना है उसको, क्योंकि लिखने से ये होगा कि आप हमेशा वीडियो तो देख नहीं पाएंगे भाई। एग्जाम आ जाएगा तो आपको जल्दी जल्दी रिवीजन चाहिए ना, तो रिवीजन तभी आप कर पाएंगे जब आपकी एक कॉपी में पूरा का पूरा लिखा होगा, तो आप बैठ करके दिन भर में भी उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो यह बात आपको याद होनी चाहिए। तो पूरा आपका जो है साल का करंट अफेयर, और इसके साथ में क्या होगा कि जब आप डेली चीजों को लिखेंगे तो वही चीजें बार बार आती हैं, तो आपको ज्यादा याद करना नहीं पड़ेगा, समझ मतलब एकदम दिमाग में चीजें फिट हो जाएंगी मित्रों। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो आज के इस वीडियो में हम इतनी ही बातें देखेंगे। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।